जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का, तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि अब तक पेरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट हैं। क्लियर है? 118 तत्व अभी तक पेरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा, यानी अब तक जो है कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। क्लियर है? शुरुआत में तत्वों की संख्या इतनी नहीं थी। शुरू में 46 था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आज हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 118 के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जान लीजिए कि जैसे उस शुरुआत में जो है तत्वों के वर्गीकरण जैसा कोई नियम नहीं था। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती चली गई, तत्वों के बारे में याद रखना चालू किया गया कि ऐसा होगा तो ये वाला तत्व होगा, इसका गुण ऐसा होगा, इसमें धातुई गुण होगा, इसमें अधातुई गुण होगा। क्लियर है? इस तरीके से रखा गया, उसको याद रखा गया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती चली गई तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है? यानी तत्व जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए जो है उसके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है? आप इसको ऐसे समझिए, जो लोग गांव से रिलेट करते हैं वो मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे। गांव में एक हाट लगता है जिसको पेठिया बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है कि आलू अलग होता है रखा हुआ, टमाटर है अलग रखा हुआ है ना, और अन्य सब्जियां जो होती है वो भी अलग अलग रखा होता है। क्लियर है? जब भी आप जाते हैं उसके स्टोर पर तो क्या होता है, आप उसको कहते हैं कि हमको इतना केजी जो है ये सामान चाहिए। वो क्या करता है, आलू चाहिए तो आलू का ढेर जो होता है वो अलग होता है, प्याज का अलग होता है, टमाटर का अलग होता है। क्लियर है? तो वो क्या करता है कि अलग अलग होता है तो निकालने में बहुत आसान होता है, उसके बारे में जानने में बहुत आसान होता है। क्लियर है? लेकिन अगर आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया और अन्य सब्जियां यदि एक ही ढेर में उसको शामिल कर दिया जाए तब क्या होगा कि आप यदि खरीदने जाएंगे आलू तो उसको समय लगेगा उसको निकालने में। क्लियर है? यानी आलू को जो है निकालने में उस ढेर से समय लगेगा। अलग अलग रहेगा तो बहुत आसान होगा निकालने में। लेकिन अगर तीनों जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, एक ही झुंड में जो उसको रख दिया जाए तो उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। सेम वही कंडीशन जो है वो अप्लाई होता है तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। क्लियर है? यानी तत्व जब अलग अलग रखा हुआ रहेगा तो उसके बारे में सीखने और समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन जब तत्वों को आप एक ही साथ रख दीजिएगा तो उसको समझने में, सीखने में और उसको निकालने में बहुत दिक्कत होगा। क्लियर है? उसके बारे में जानने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया और तत्वों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। क्लियर है? तो जैसे अभी हमने बताया कि जो मार्केट में जब आप जाओगे तो सब्जियां अलग अलग होती है, वैसे ही उसी के तर्ज पर उसने क्या किया कि तत्वों को जो है अलग अलग जो है रखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में तत्वों को रखने की शुरुआत उन्होंने कर दी। क्लियर है? हाँ, ये बात अलग है कि पेठिया में लड़की लोग अगर मिल जाएगी तो ध्यान से देखिएगा, उस सबका अलगे रौनक रहता है चेहरा पे, है ना। पूछ लेगी कि कौन सब्जी कितना है, और उसको अगर हिंदी में बोल दीजिएगा 39 रुपया किलो है तो उसको समझे में नहीं आएगा कि 39 कितना होता है। वो बोलेगी कि नहीं, अगर उसी को अंग्रेजी में आप बोल दीजिए कि 39 तो कह देगा कि हाँ अब ठीक है। मतलब लड़की लोग जो है हिंदी में बहुत अनकंफर्टेबल होती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अक्सर जो शहर में रहने वाली लड़कियां होती है उन लोगों को कह रहे हैं, भैया आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो उसको अगर कोई सब्जी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे 29 हो, है ना, उसको बोलिएगा कि 29 रुपया पर केजी है तो क्या करेगी कि अगल बगल देखी भाई कोई हेल्प कर दे, कोई लड़का उड़का बगल में रहेगा, कोई हेल्प कर दिया उसका कि भैया ये जो है 29 बोल रहा है, तो लड़की बोल देगी कि हम आपसे पूछे थे, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों से बात नहीं करती, ऐसे बोलेगी एकदम टेढ़ होकर के, एकदम बढ़िया से। बाद में पता चलेगा ससुरा उसी का शादी जो है मगरैला से हो गया, कलुआ से। समझ में आ गया? आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा जोक्स था, जोक्स अपार्ट है। क्लियर है? थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा ये लगना चाहिए।
तो ये था कि जब आप मार्केट में जाइएगा तो अलग अलग रहती है सब्जियां, उसको लेने में बहुत आसान होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि जब तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत की गई तो वो भी इसी तर्ज पे किया गया कि मतलब है कि तत्वों को अलग अलग हम लोग रख देंगे और तब जाकर के इसके बारे में सीखने और समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? तो जब ग्रुप बनाया गया और वैज्ञानिक लोग आए, क्लियर है ना, तब क्या किया गया वहां पर कि सबसे पहले साल था 1814 से 1815 का साल था। क्लियर है? और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्राउट। क्लियर है? इनका नाम क्या था? प्राउट। तो 1814 से 1815 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि प्राउट नामक एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या था तत्वों के वर्गीकरण को लेकर के कि भैया जब उसको आप अलग अलग रख रहे हो तो किसी न किसी आधार पे रखोगे ना। तो इनसे जब पूछा गया कि बताइए आप क्या करिएगा, आप कैसे इसको वर्गीकृत करिएगा, अलग अलग बांटिएगा, तो इन्होंने क्या कहा, अपना एगो अलग थ्योरी दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जितने भी तत्व अब तक ज्ञात हैं तो वो क्या है कि परमाणु भार के हिसाब से उतने हाइड्रोजन से मिल करके बने हुए हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और एक बात और, उस जमाने में परमाणु संख्या नहीं हुआ करता था, उस जमाने में परमाणु भार हुआ करता था, इसलिए जो भी काम होता था वो परमाणु भार के हिसाब से होता था। ठीक है? तो आप देखिए कि कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो प्राउट का कहना था कि भैया ये कार्बन जो है ना वो 12 गो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। वैज्ञानिकों का माथा घूम गया, भैया ये कैसन थ्योरी दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद कहा जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो प्राउट का कहना था कि नाइट्रोजन जो है वो क्या था कि 14 गो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, यानी उसका जितना परमाणु भार वो उतना हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। अब वैज्ञानिक को जो है वो सोचने लगा। फिर वैज्ञानिक ने क्या किया कि प्राउट से एक सवाल पूछा कि भैया ये सब तो ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है परमाणु भार होता है 16, तो ये 16 गो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन मान लो कि एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो मतलब कि पॉइंट में हो, जैसे सपोज करिए क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5। तो वैज्ञानिकों ने क्या पूछा इससे, प्राउट से, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि कार्बन जो है वो 12 गो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन 14 गो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? लेकिन आप ये बताइए कि ये जो क्लोरीन है इस सारे 35 गो हाइड्रोजन से कैसे मिलकर बनेगा? समझ में आया कि नहीं आ गया? मतलब जिसका जितना परमाणु भार वो उतना हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो इस आधार पे क्लोरीन जो है वो सारे 35 गो हाइड्रोजन से कैसे मिलकर बनेगा? बुआ इसका मुंह जो है एकदम खुला लग गया, किसका? प्राउट बा का। ये सोचने लगा कुंची हो गई, आया बात समझ में? तो इस तरीके से जा करके धीरे धीरे करके ये नियम जो है वो क्या हो गया, इस नियम की पुष्टि नहीं हो पाई। क्लियर है? तो पहला जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? प्राउट ने दिया था। कब दिया? 1814 से लेकर 1815 के आसपास दिया था। क्लियर है? इसका क्या कहना था कि जितने भी तत्व बने हुए हैं वो अपने परमाणु भार के हिसाब से उतने हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, यानी किसी का परमाणु भार यदि 14 है तो वो 14 गो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। जब इससे पूछा गया तो इन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई, क्लोरीन वाले जगह पे आकर के वो फेल मार गए। क्लियर है? उसके बाद कुदक करके वो और आया, उसका नाम था डोबेरेनर। क्लियर है? उसका नाम क्या था? डोबेरेनर। डोबेरेनर देख लीजिएगा नाम हिंदी में थोड़ा सा, डोबेरेनर। ये आए इसके जस्ट 2 साल बाद 1817 ईस्वी में। क्लियर है? अब ये डोबेरेनर जो है इसने क्या किया कि इसने अपना एगो अलगे थ्योरी दे दिया। मतलब प्राउट तो ये कहे थे कि जितना परमाणु भार उतना हाइड्रोजन से, इसने क्या किया कि पहले अच्छे से स्टडी किया कि भैया एगो का बेइज्जती हो गलो, समझ में आ लो, अब अगला वाला जो है वो हमरो ना कहीं बेइज्जती हो जाए। तो इसने थोड़ा सा पहले क्या किया कि स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय में ज्ञात थे उन सभी एलिमेंट्स को क्या किया कि उसके परमाणु भार के हिसाब से उसको निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। क्लियर है? बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। जैसे सपोज करिए हमारे पास जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, एटॉमिक वेट होता है। क्लियर है? तो भैया ये क्या कहा डोबेरेनर ने कि जो तत्व है उसको बढ़ते हुए क्रम में उसके परमाणु भार के हिसाब से उसको सजा देंगे। तो देख लीजिए 12, 14, 16 बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। इसने क्या किया
इसका कहना था कि पहले तत्व को और तीसरे तत्व के बीच वाला नहीं, पहला और तीसरा जो तत्व है इसको परमाणु भार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो मध्य वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार आएगा। यानी कार्बन का है 12 और प्लस ऑक्सीजन का है 16, और उसके बाद इसको कितना से डिवाइड करने के लिए कहा था, 2 से डिवाइड करने के लिए कहा था। 6 और 2 8, 1 और 1 2, यानी 28 बट्टे हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। आप ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन का परमाणु भार आ गया। इसका नियम जो है कुछ दिन चला, जैसे मान लीजिए अगर इसके अलावा किसी और का आपको करना हो, ठीक है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। लिथियम भार होता है 7, सोडियम का होगा 23 और पोटेशियम का होता है 39। क्लियर है, 39। उसने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लेना है और उसको अरेंजमेंट कर देना है, और पहले का तीसरा के साथ जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे जब, तो मध्य वाला जो है मीडियम में जो है इसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आएगा। क्लियर है। तो जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 39, तो ये हो गया कितना, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 6 और ये 4, यानी 46 बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये कटेगा कितना से, 23 से। आई बात समझ में। यानी ये जो 23 है वो सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यानी जब 3 तत्वों को उसके परमाणु भार के हिसाब से जब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, अब पहला को तीसरा के साथ जोड़ देंगे तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार आएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पहला और तीसरा के बीच में सोडियम का आना जरूरी है। आई बात समझ में। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इस नियम को दिया। फिर क्या हुआ कि एक लंबे समय के बाद जो है इन्होंने भी जो है जब पहले और तीसरे को जोड़ा गया तो किसी और का एटॉमिक वेट आ गया, तो उस जगह पर इन्होंने इस नियम की पुष्टि अच्छे से नहीं कर पाई और ये नियम भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। तो ये 2 लॉ जो है, पहला प्राउड का लॉ था और दूसरा डोबेरेनर का था। ये दोनों नियम जो है कुछ हद तक सही चला डोबेरेनर का, और उसके बाद ये भी जाकर के इस नियम की पुष्टि नहीं हो पाई। क्लियर है। तो ये था इसका 2 हम एक्सप्लेन करा दिए हैं। रहा बात लिखने का, तो आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज क्लास में हम बोल करके आपको लिखवा देंगे। क्लियर है। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है। यदि समझ में आया होगा तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बढ़ेंगे और जो भी पढ़ना होगा वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है। इसके आगे जैसे कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इन सबको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।